हेलो एवरीवन। चलिए आगे को बढ़ाते हैं। फिजियोक्रेसी हम पढ़ रहे थे। फिजियोक्रेसी में हम लोग इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ फिजियोक्रेट्स पढ़ रहे थे। इसमें मैं आपको दो थॉट्स अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। थर्ड थॉट्स हमने पढ़ा कि किस तरह से कहने का जो था संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत या सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा। इसमें हमने इसको कितने भागों में बांटा गया है, कैसे किया, इसके जो हम एनालिसिस किया, उसके बाद जो इसकी कमियां थी या जो आलोचकों ने क्रिटिसिज्म जो इसको किया था, जो दोष दिए थे, वो भी बढ़ा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी हम समीक्षा करेंगे। परिभ्रमण सिद्धांत को पूरा पढ़ने के बाद, उसकी आलोचनाएं देखने के बाद भी केने ने अपनी जो संपत्ति का सिद्धांत है, इसमें सिद्धांत की भले ही कितनी ही आलोचनाएं हुई हैं, परंतु इन आलोचनाओं को देखते हुए भी जो हमारी तत्काल परिस्थितियां हैं, वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों है, देखिए मैं इसके फैक्ट्स बताना चाहूँगी कि इसका महत्व क्यों है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्होंने उसको आर्थिक सारणी के रूप में अपने सिद्धांत को समझाया। तो आर्थिक सारणी अर्थशास्त्र की जो आधुनिक शाखा है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिसे हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। तो वो इकोनोमेट्रिक्स इन्होंने अपने सिद्धांत में दी है। तो आर्थिक सिद्धांत को समझने के लिए, संख्यात्मक जांच को जानने के लिए इसका होना जरूरी है। इसलिए इस सिद्धांत की वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर मैं इसके समझाने के लिए बताऊंगी कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। आर्थिक सारणी हमें पता है तो राष्ट्रीय आय के निर्माण के लिए, राष्ट्रीय आय के निर्माण विधि के लिए, समाज की आय किस प्रकार से प्रभावित होती है, इन सारी समस्याओं को, जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, इनको समझने के लिए हमें इकोनोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान समय में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भाषा में आर्थिक सारणी को जब हम सामान्य भाषा की धारणा में कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो अर्थशास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक सारणी को समझने के लिए या आधुनिक युग में उसको जानने के लिए इस सिद्धांत का होना अनिवार्य है। जो आर्थिक सारणी उन्होंने बताई है, आर्थिक सारणी में उन्होंने आर्थिक क्रियाओं को एक सर्कुलर फ्लो के द्वारा बताया कि ये क्या है, चक्करदार प्रवाह से इन्होंने समझाया। तो इनके सिद्धांत के वर्तमान समय में हम कहेंगे कि कई आलोचनाओं होने के बावजूद भी कहने का जो सर्कुलर फ्लो है, थ्योरी है उसकी, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट थॉट है, 3 हमने आपको अभी तक मैं आपको समझा चुकी हूँ फिजियोक्रेट्स के थॉट्स। चौथा जो थॉट्स है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, मूल्य संबंधी विचार। देखिए स्टूडेंट, प्रकृतिवादियों ने भले ही मूल्य सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या अलग से नहीं दी है, परंतु उनके अध्ययन में जगह जगह से मूल्य संबंधी विचार पाए जाते हैं। उन्होंने अलग से इसको साइंटिफिक तौर पे नहीं बताया, पर जो उन्होंने बातें कही हैं फिजियोक्रेट्स ने, उससे पता चलता है कि ये मूल्य को भी महत्व देते थे, मूल्य संबंधी विचार भी देते हैं। तो इन्होंने 2 भागों में मूल्य को बांटा है, एक फंडामेंटल प्राइस, दूसरा करेंट प्राइस। फंडामेंटल प्राइस या आधार मूल्य में उनके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य लागत पर के आधारित होता है, लागत पर आधारित होता है। कैसे लागत कैसे होगी? सपोज दैट मैंने खेत में आलू का उत्पादन किया, आलू के बीच में जब मैंने भूमि में बोए 1000 के मैंने आलू लगाए, तो उसकी और मैंने 100 का ट्रैक्टर बुलाया, जो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मेरी हो गई 1100 उसकी कॉस्ट हो गई। फिर मैंने उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया, खाद डाली, 1000 की खाद डाली, तो 2100 मेरी कॉस्ट हो गई। फिर मैंने कोई मजदूर रखे, तो जितना मैं खर्च करती हूँ वो उसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। तो उसके आधार पर ही मूल्य को निर्धारित किया जाता है, लागत के आधार पर। तो जो अर्थशास्त्री हैं, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मूल्य को सामान्य मूल्य ही कहा। जो हम लोग फंडामेंटल प्राइस कह रहे हैं, तो प्रकृतिवादियों ने कहा कि वो नॉर्मल प्राइस है और वो अवसर लागत पर आधारित होते हैं। दूसरा प्राइस इन्होंने जो उसकी बात करी, उसे करेंट प्राइस कहा। करेंट प्राइस में इन्होंने बताया कि यह मूल्य दुर्बलता व प्रचुरता के कारण क्रेताओं और विक्रेताओं के मोल भाव
मोल भाव करने की शक्ति पर निर्भर करता है। तो ऐसी जो स्कैरसिटी वाली वस्तुएं हैं जिसकी जो कम मात्रा में है और उसमें जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं यानी कि क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करते हैं, बार्गेनिंग करने लगते हैं और उनकी शक्ति पर निर्भर करता है। तो उसको वो कितने में बेचेगा या वो कितने में ले सकता है, बार्गेनिंग के माध्यम से उस मूल्य को उन्होंने करेंट प्राइस या मूल्य बाजार कहा है। तो इस तरह से मूल्य संबंधी विचार भी प्रकृतिवादियों के देखने को मिलते हैं, जिनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट में सिद्धांत आएगा आपका मजदूरी, जनसंख्या तथा ब्याज संबंधी विचार। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेज, पॉपुलेशन एंड इंटरेस्ट। तो मजदूरी, जनसंख्या और ब्याज के संबंध में प्रकृतिवादियों क्या मानते हैं। मजदूरी में उन्होंने मैं आपको बताना चाहूँगी, जब प्रकृतिवाद चल रहा था तो फ्रांस में उस समय मजदूरी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल ही फ्रांस की स्थितियाँ भी, अतः प्रकृतिवादियों के सामने जो मजदूरी निर्धारण की कोई भी समस्या नहीं आई। जो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करें इसकी समस्या उस समय फ्रांस में नहीं आई। तो जो अर्थशास्त्री प्रकृतिवाद के समय में थे, तुर्गो ने कहा कि मजदूरों की अधिकता के कारण मालिक कम से कम मजदूरी देगा। आपको नेचुरल है कि अगर लेबर मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैंने जहाँ पे काम कराना है और लोग ज़्यादा हैं तो मैं उनको मजदूरी वेजेज कम दूंगी, परंतु फिर यही मजदूरी इतनी होगी कि मजदूर की जीविका थोड़ी विलासिता और थोड़ी बचत के लिए भी काफ़ी होगी। इस तरह से मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। तो अब मजदूरी में इन्होंने ये कहा, जनसंख्या के संदर्भ में प्रकृतिवादियों के द्वारा दिया गया विचार है कि प्रकृतिवादी जनसंख्या को प्राकृतिक व्यवस्था से लागू करना चाहते थे। जैसी प्रकृति है उसके आधार पर जनसंख्या को ढालना चाहते थे। प्रकृतिवादियों के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने व घटने का संबंध कृषि के उत्पादन के घटने और बढ़ने से लगाया जाता था। ये प्रकृतिवादियों के विचार हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार से कृषि का उत्पादन बढ़ेगा घटेगा उसी तरह से पॉपुलेशन भी घटेगी बढ़ेगी। इंटरेस्ट के संबंध में जो फिजियोक्रेट्स हैं, प्रकृतिवादी हैं, उनका कहना है कि प्रकृतिवादियों ने ब्याज का लेन देन सही बताया, वो उसे उचित ठहराते थे कि सही है। क्यों ठहराते थे, देखिए उचित क्यों मानते थे, क्योंकि कृषि से शुद्ध उपज प्राप्त होती है। फर्स्ट इनका जो थ्योरी है वही है नेट प्रोडक्ट की, कि वो मानते थे, प्रकृतिवादी मानते थे कृषि से हमें नेट प्रॉफिट या नेट प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो ब्याज शुद्ध उपज और उसके मूल्य पर भी निर्भर करता है। तो जो इंटरेस्ट है वो जो नेट प्रोडक्ट है और उसके प्राइस पर और या उसकी वैल्यू पर निर्भर करता है। तो अनाज के भाव बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी और बचतें बढ़ेंगी तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बिक रहा है तो हमें इनकम जनरेट हो रही है। तो जब डिमांड हो रही है तो उस वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है। कीमत बढ़ रही है, इनकम हो रही है, तो बट नेचुरल है बचतें भी होंगी। बचत होंगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, इसलिए वो लोग ब्याज को भी सही मानते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, फिजियोक्रेट्स ने अपने जो कॉन्सेप्ट जो विचार दिए हैं वो व्यापार के संबंध में भी दिए। तो व्यापार के लिए प्रकृतिवादियों ने व्यापार को जो माना था वो अनप्रोडक्ट माना था, उसे बांझ बताया कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है व्यापार से, क्योंकि वाणिज्यवाद के कारण ये उत्पन्न हुआ, वाणिज्यवाद के फेल होने के कारण ही प्रकृतिवाद का उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये लोग व्यापार को क्या मानते थे, ज़्यादा उचित नहीं मानते थे। प्रकृतिवादियों विशेषकर मार्शियल लॉ रिवियरे जो उस समय के अर्थशास्त्री थे, जो अपने प्रकृतिवादी थे, उन्होंने कहा, उनके अनुसार व्यापार से संपत्ति में उसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे शीशों के सामने एक चीज़ लाने के लिए कई चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो व्यापार को कैसे कह रहे हो कि उसी प्रकार व्यापार से संपत्ति में उसी प्रकार वृद्धि होती है कि जिस प्रकार शीशे में अगर हम कुछ दिखाते हैं, कोई चीज़ उसके सामने रखते हैं और देखने लगते हैं तो और भी कई चीज़ें पीछे की दिखाई देने लगती हैं। तो व्यापार को इस तरह से वो मानते थे कि उसके पीछे बहुत सी वस्तुओं का विनियोजन करना पड़ता है। विदेशी व्यापार के बारे में प्रकृतिवादियों का कहना था
कि एक देश को विदेशों से वे वस्तुएं आयात करनी चाहिए जिसका उत्पादन देश में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे देश में नहीं होता उस वस्तु का हमें आयात करना चाहिए। और देश से विदेशों को कौन सी वस्तु भेजनी चाहिए? वे वस्तुएं भेजेंगे जो पहले अपने देश में उपभोग करने के बाद शेष रह जाती हैं, उसका वो कहते हैं कि उसका व्यापार विदेशों को भेज देना चाहिए। जहाँ से भी डिमांड आ रही है उसको अपने उपभोग के बाद जो बचती हैं उनको दे दें, और ऐसी वस्तुओं का आयात करना चाहिए जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं होती। तो ये इनके प्रकृतिवादियों के विचार कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड के से रिलेटेड थे। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, तो प्रकृतिवादियों ने करारोपण संबंधी विचार भी दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो राज्य के कार्य हैं, राज्यों के कार्यों के संचालन के लिए कैसे होती है इनकम जनरेट, कोई भी स्टेट को, कोई भी देश को टैक्स के जरिए होती है। तो उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यों के संचालन के लिए करों से ही आय प्राप्त होनी चाहिए। तो वे मानते थे कि भूस्वामी और कृषकों पर कर लगाने का समर्थन होना चाहिए। तो जब उन पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे भूस्वामी है और कृषक है, दोनों पर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि इन्हें नेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यह भूस्वामियों पर अत्यधिक कर नहीं लगाना चाहते थे। यदि इन पर अधिक कर लगाए गए होते तो अपने पास भूमि को नहीं रखेंगे और नहीं भूमि का सुधार करेंगे। तो प्रकृतिवाद शुद्ध उपज पर 30% तक का कर लगाने की बात करते थे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन में यह आया कि प्रकृतिवाद मानते थे कि सरकार को जो राज्य सरकार है उसको इनकम जनरेट करने के लिए भूमिपति और कृषक दोनों पर क्या करना चाहिए? टैक्स लगाना चाहिए। पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो भूमिपति भूमि को नहीं लेंगे और उसमें कृषि भी उपज नहीं करेंगे। तो इतना लगा, क्योंकि उनको नेट प्रोडक्ट होता है, ये उनका मानना था। तो उस पर एक लिमिट दर से 30% के आधार पर उन पर टैक्स लगाना चाहिए। तो जो प्रकृतिवादी थे बच्चों, उन्होंने सिंगल टैक्स लगाने की बात की। प्रकृतिवादियों ने कहा कि एकाकी कर या सिंगल टैक्स लगने चाहिए, और प्रत्यक्ष करारोपण के कारण इसलिए लगने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, और कर को लगाने व वसूल करने में भी मितव्ययिता होगी, जो खर्च होगा वो भी कम हो जाएगा। और करारोपण या टैक्सेशन रियल प्रोडक्ट पर ही होना चाहिए, जो वास्तविक उत्पादन है उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो प्रकृतिवादियों ने करारोपण के भी समर्थक थे, परंतु एक लिमिट में 30% के आधार पर ही वो टैक्स को लगाने की बात करते थे। अब इन्होंने जो थॉट्स दिए हैं, हम लोग फिजियोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो थॉट दिया गया है वो इन्होंने प्रॉपर्टी के संबंध में भी दिया। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति के विचार। प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के कट्टर समर्थक थे। वे मानते थे कि व्यक्ति की अपनी संपत्ति होनी चाहिए, और वे किसको महत्व देंगे? बट नेचुरल है, वे किसान के नेट प्रोडक्शन या नेट शुद्ध उपज को क्या मानेंगे? का साधन मानते हैं। किसान को ही, जो शुद्ध उपज है वो किसान के कारण ही होती है, इसलिए किसान को वो मेन लीडर मानते थे। परंतु भूस्वामी को परजीवी मानते थे, उसको उतना महत्व नहीं देते थे, परंतु किसान जो कार्य कर रहा है उसको ज़्यादा महत्व देते थे। इतने पर भी प्रकृतिवादी विचारक जो थे वो भूस्वामी के अस्तित्व को उसको स्वीकार करते थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने कही दिया, तो उन्होंने कहा कि भूस्वामी का भी महत्व है, परंतु ज़्यादा महत्व कृषक का है। तो इस संबंध में उन्होंने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, कुछ तर्क दिए। उन्होंने उसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि भूस्वामियों ने भूमि को कृषि योग्य बनाया है, अतः उन्हें कृषि उत्पादन में से हिस्सा मिलना चाहिए। भूस्वामी कुएं के निर्माता के समान हैं, जिन्होंने उसे खोदा है, अतः यदि वे कुएं से खींचे गए पानी में अपना भाग मांगते हैं तो यह कोई अन्याय नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया कि भूस्वामी क्या है, ने भूमि को क्या किया है, भूमि के योग्य बनाया है, तब जाके उसमें कृषक क्या कर रहा है, कृषि का उत्पादन
कर रहा है। तो भूस्वामी क्या हो गया, जो कि मान लीजिए कुएं का निर्माण कर रहे हैं, जो जिसने कुएं को खुदवाया तो उसको उससे पानी मिलना ही चाहिए। तो इसी तरह से प्रकृतिवादी मानते थे कि कृषक को, भूस्वामी को भी थोड़ा बहुत भाग जो देना है वो दे देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो व्यक्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के संबंध में और वे आगे बताते हैं प्रकृतिवादी, उनका तर्क है कि यदि भूस्वामियों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता तो वो भूमि को कृषि के प्रयोग से हटा देंगे, जिससे समस्त उत्पादन रुक जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन में उनका सामाजिक उपयोगिता का तर्क बहुत प्रसिद्ध है। तो जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके संदर्भ में प्रकृतिवादियों का तर्क था कि अगर भूस्वामियों को कृषक उनका हिस्सा नहीं देंगे तो भूस्वामी को प्रॉफिट नहीं होगा। भूस्वामी को प्रॉफिट नहीं होगा तो भूस्वामी क्या करेंगे, अपनी भूमि पर उत्पादन को रोक देंगे। तो उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति में उनका जो सोशल यूटिलिटी है का तर्क बहुत प्रसिद्ध है प्रकृतिवादियों का, कि जिसकी भूमि है उसको उसका रेंट या उससे उसका जो अंशदान दिया जा सकता है उसे जरूर देना चाहिए। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। तो जो प्रकृतिवादी थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि जब आपको अपना जीवन यापन करना है तो व्यक्तिगत संपत्ति का होना भी आवश्यक है। तो ये थॉट्स आपको 7 प्रकार के थॉट्स हैं प्रकृतिवादियों के, ये मैंने आपको क्लियर करे हैं कि किस तरह के 7 विचारों में प्रकृतिवादियों ने किसान को, उत्पादक को इस तरह से अपने विचार दिए हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए भी प्रकृतिवादियों के जो विचार हैं ये तो कृषि से संबंधित हैं। अब आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृतिवादियों के आर्थिक विकास से संबंधित कौन कौन से विचार हैं। तो आर्थिक संबंधी विचार में हम लोग करेंगे कि इनकी कोई अलग से आर्थिक विकास के सिद्धांत की कोई अलग से रचना तो नहीं की गई है, पर हाँ यह अवश्य कह सकते हैं कि जैसे कहने ने कहा था कि आर्थिक विकास के चारों ओर जो सर्कुलेट होती है मनी, उसे होना चाहिए जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में रक्त का संचरण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने आर्थिक विकास से, प्रकृतिवादियों ने आर्थिक विकास के संबंधी भी अपने थॉट्स दिए हैं, जिन्हें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपको क्लियर हो रहा है? अभी तक हमने पढ़ा कि प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रकृतिवादियों ने कौन कौन से अपने थॉट्स दिए हैं, विचार दिए हैं। तो विचारों में हमने इनके 7 प्रकार के विचार अलग अलग पढ़े, चाहे वो नेट प्रोडक्ट का था, चाहे वो ये सर्कुलेट का था, परिभ्रमण सिद्धांत था, फिर व्यापार का था, मूल्य वैल्यू का था, टैक्सेशन का था, प्रॉपर्टी का था। इस तरह से हमने कुल इनके 7 सिद्धांत अभी तक आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब हम इनका आगे को बढ़ते हुए करेंगे कि आर्थिक विकास से संबंधित इनके कौन कौन से विचार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्थिक विश्लेषण के जो ये आर्थिक एनालिसिस है, इसके जन्मदाता कौन थे प्रकृतिवादियों के संदर्भ में। तो प्रकृतिवादियों के विचारों ने आर्थिक विश्लेषण में सहायता प्रदान की। इन्हीं की विचारों की सहायता से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो प्रकृतिवाद के जो संबंध में जो इकोनॉमिक एनालिसिस किया गया, उन विचारों की सहायता से जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के समय से ही कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कृषि को महत्व। आर्थिक विश्लेषण में जो सबसे पहला आएगा, कृषि को महत्व की कितनी इम्पोर्टेंस दी है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे के लिए कृषि के विकास को आवश्यक माना गया। अगर कृषि नहीं होगी तो किस प्रकार से व्यापार, उद्योग धंधों को किया जाएगा। तो उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के लिए कृषि के को ही फिजियोक्रेट्स ने क्या किया, आवश्यक माना था। उनका विचार था कि जब तक कृषि और किसान की दशा को नहीं सुधारा जाएगा तब तक कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। वाणिज्यवादियों ने व्यापारियों और समाज को ऊंचा स्थान दिया था, आप सब जानते हैं। उन्हें
समारोह में सम्मानित किया जाता था। तो इसी प्रकार से प्रकृतिवादियों ने भी किसान और व्यापारियों को ऊंचा स्थान दिया और उन्हें क्या किया, समाज में उन्हें भी आगे लाने के लिए, इनाम देने के लिए आगे बढ़ा के, ताकि किसान कार्य करें। उन्हें भी जब भी कोई कार्य होता था, किसान को सम्मानित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे प्रकृतिवाद के पतन का क्या कारण है, क्यों इसका डिक्लाइन ऑफ फिजियोक्रेसी। तो कैसे प्रकृतिवाद का पतन हुआ। प्रकृतिवाद फ्रांस में कुछ समय के लिए काफ़ी प्रचलित रहा, विख्यात रहा। 1767 में, कौन से सन में, 1767 में इस विचारधारा की धाक पूरे फ्रांस में फैल चुकी थी। कौन से विचारधारा का? फिजियोक्रेसी की। बाद में रूसो, वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने इस विचारधारा का खुलकर विरोध किया। तो कुछ जो हमारे रूसो और वोल्टेयर दार्शनिक थे, जो फिलोसफरों ने इस प्रकृतिवाद की विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसके पतन के जो कारण हैं उन्हें आप समझिए। पहला कारण है व्यापारियों व उद्योगपतियों का विरोध। फ्रांस के व्यापारियों व उद्योगपतियों ने जनता को यह समझाना आरंभ कर दिया था कि देश की समृद्धि, देश का विकास, देश में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो अकेले कृषि से संभव नहीं है। कैसे है कि देश की समृद्धि के लिए व्यापार और वाणिज्य को भी विशेष महत्व देना चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, दोनों दार्शनिकों ने, तो तब लोगों के मन में ये बात आने लगी और अब उन्होंने भी प्राकृतिकवाद के विचारों को कोरा काल्पनिक माना जाने लगा। कहने लगे ये विचार इनके काल्पनिक हैं। तो इस कारण से व्यापारी और उद्योगपतियों को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया प्रकृतिवादियों ने, तो इसलिए उसका पतन होने लगा। अब देखिए सेकंड, ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद के पतन का एक मेन कारण है कि भाग्य की विडंबना। क्या कहते हैं? कहा जाता है कि प्रकृतिवाद के पतन के लिए प्रकृतिवाद के भाग्य का भी उत्तरदायित्व रहा। कैसे? क्योंकि प्रकृतिवादियों ने अनाज के व्यापार को स्वतंत्र कर दिया था और मौसम की खराबी के कारण इन्हें फसल खराब होने लगी, अनाज के मूल्य बढ़ने लगे। लोगों ने सोचा कि अनाज के स्वतंत्र व्यापार के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं, तो जो आलोचक थे उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब क्या हुआ कि प्रकृतिवाद के पतन का एक मेन कारण ये भी माना जाने लगा, प्रकृतिवादियों ने अनाज के व्यापार को फ्री ट्रेड में रख दिया। तो जब फ्री ट्रेड उसका हो रहा था तो मौसम के खराब से, मौसम कभी खराब होगा तो हमारे कृषि जो है जलवायु पर निर्भर करती है, हम सब जानते हैं। तो फसलें कभी ख़राब होने लगी तो अनाज के मूल्य, फसल ख़राब होगी तो अनाज के मूल्य बढ़ने लगे। तो लोगों ने क्या सोचा कि अनाज का जो व्यापार है उसको फ्री ट्रेड कर दिया, स्वतंत्र व्यापार में रख दिया है, शायद इसीलिए जो अनाज के मूल्य हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आलोचकों ने पुनः अनाज को नियंत्रण करने की पहल ली कि इसको कम किया। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद जो है फिर से सिमट गया, प्रकृतिवाद सिमटने लगा। फिर इसके पतन का जो एक और कारण है वो ये है, कहा जाता है कि प्रकृतिवादी के जो विचार थे वो क्रमहीन थे, सिस्टमेटिक नहीं थे। प्रकृतिवादी के विचार जहाँ एक ओर क्रमहीन थे, वहीं दूसरी ओर इनके विचार भ्रामक भी थे। तो भ्रामक विचारों को लोग स्वीकार नहीं कर सकते कि नेट प्रोडक्ट होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इस आधार पर भी प्रकृतिवाद का पतन हो सकता है। अब एक बड़ी बात है कि 1767 का दौर चल रहा था, फ्रांस में प्रकृतिवाद चल रहा था और 1767 में हमारे अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी बुक पब्लिश हुई। कौन सी बुक पब्लिश हुई बता सकते हैं आप लोग? आप बताइए कौन सी बुक पब्लिश हुई। तो इस समय एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसका प्रकाशन हुआ। तो एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को लोगों ने पढ़ा, उनसे वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगे, जिसके कारण प्रकृतिवाद से उनका ध्यान हटने लगा फ्रांस के लोगों को। तो ये जो सारी बातें हैं जिनके कारण तो जो प्रकृतिवाद का त्रुटियां हुई, विचारों में विरोधाभास उत्पन्न होने लगा,
प्रोडक्शन के संबंधित, उत्पादन के संबंधी विचार जो आए उसे भ्रामक माना जाने लगा। तो जो भी नेट प्रोडक्ट को भी गलत माना जाने लगा, जो मूल्य संबंधी विचार दिया गया उसे भी गलत। तो धीरे धीरे जब लोगों में उस सिद्धांत के प्रति क्या होने लगी, ये सारी चीज़ें सारे सिद्धांत 8 सिद्धांतों को सारे प्रकृतिवादी क्या मानने लगे, जो उस समय की जनता थी उसे गलत मानने लगे। इस प्रकार से प्रकृतिवाद का पतन प्रारंभ हो गया और उसका पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा फिजियोक्रेसी था, प्रकृतिवाद का था, इसमें ये आपका पूरा हो गया। प्रकृतिवाद के जो थॉट्स थे वो थॉट्स हमारे पूरे हो गए। कौन कौन से आर्थिक विचार इसमें दिए गए ये पूरे हो गए। अब बच्चों आप लोग वेबसाइट में जाकर हमारे KU की इसके पेपर भी देखना शुरू करिए, और मेरे पास पिछले साल का पेपर होगा तो मैं उसको क्लिक करके आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूँगी और देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एक बात और कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग 5th सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और इसमें बहुत कम आप लोग लिंक हो रहे हैं। अपनी सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए हमारा लिंक भेजिए अपनी क्लास का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, घर में रह के आप हमको सुनिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा अपने क्लासरूम जो कमेंट है आपका उसमें मुझे भेजिए कि ऐसे पढ़ा, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अब देखिए मैं आपको असाइनमेंट देने लगूँगी, आपकी अटेंडेंस होगी, और पता नहीं है कब तक ऐसा चलेगा। तो हो सकता है अभी आगे की क्या पॉलिसी बने, इसलिए आप लोग इससे जुड़िए और आप भरपूर बेनिफिट उठाइए। अपना पूरा घर में रह के अपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से समझिए। जो समझ में नहीं आ रहा है फिर से मुझसे पूछिए। ओके बेटा, गुड डे।